मम्मी पापा ऑफिस से आने में थोड़ा देर कर देते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, जिसके मम्मी और पापा दोनों ही नहीं आएंगे, वो कैसे आएँगे ही जिएंगे नहीं। इस दुनिया में। जब वो घटना सुनी तो मैं अंदर तक बहुत हिल गया। 50-50 रुपए इकट्ठा होकर 10 दिन में 40 लाख रुपए बन जाते हैं। जब परिवार का हम अकाउंट लेते हैं वो जीरो होता है, और जब 10 दिन बाद उसे वापस करते हैं कि ये आपके खाते में हमने मदद कर दी, तो लगभग 40 लाख रुपए होते हैं। तो हम जो मदद कर पाते थे एग्जैक्टली वो उसके अंतिम संस्कार भर के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती थी। कहती इस बार हम सिर्फ दुखद नहीं बोलेंगे, ईश्वर मृतक आत्मा को शांति दे हम नहीं बोलेंगे, हम फंड इकट्ठा करेंगे। पहले ही सहयोग में 7 लाख का अमाउंट उनकी पत्नी को प्राप्त होता है। टीचर्स जो थे, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको हमने 25 करोड़ से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साल के अंत तक कि हम एक टीचर की डेथ पर 50 लाख रुपए देने पड़े, और 2024 के अंत तक मैंने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि मैं एक टीचर की डेथ पे उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराऊंगा। हम एक लड़की की शादी पर मात्र एक खाली लिफाफे के पैसे से 5 लाख रुपए की मदद करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। क्या बात है। हम सब अपने आम जीवन में सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, अपने काम धाम, अपने बिजनेस की ओर बढ़ना, शाम को घर आना, परिवार के साथ वक्त बिताना, 2 वक्त की रोटी खाना, सो जाना, और वीकेंड पर परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाना। ऐसी हम आम तौर पे एक जीवन को हम जीते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमारे इसी समाज के बीच, हमारे ही बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ज़रा हट के चुना है। वो इस दिनचर्या से हट के अपने लिए या समाज के लिए कुछ बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसलिए एक खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। जिस सेगमेंट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है लाइफ हटके। कुछ ऐसी ही कहानियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं लाइफ हटके सेगमेंट के साथ, जो कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, जो कहानियां हमें जीवन को बेहतर तरीके से खुशी से जीने की राह दिखाती हैं। वो कहानियां आपके बीच लगातार यूं ही पहुंचाएंगे। और आज जिस कहानी को मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो कहानी है TSCT, टीचर्स सेल्फ केयर टीम। एक ऐसा संगठन जिसमें जुड़े हैं 1,30,000 से ज्यादा लोग, और मानेंगे नहीं आप, तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डोनेट किया जा चुका है। और इस कहानी को और बेहतर तरीके से आप तक मैं पहुंचाऊं, इसके लिए जरूरी है हमारे आज के मेहमान को आपसे मैं रूबरू करवाऊं। हमारे साथ हैं TSCT के संस्थापक, फाउंडर विवेकानंद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस सेगमेंट में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सर, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। एक अच्छा सा मुझे लग रहा है कि मेरे शो की शुरुआत एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जिन्होंने 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, और केवल लोग नहीं कहूँगा, टीचर्स को साथ में जोड़ा है। और ये पूरी कहानी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारे दर्शकों के सामने रखें। ये जो आपका ग्रुप है TSCT, टीचर्स सेल्फ केयर टीम, ये क्या है बेसिकली, आपने क्यों चुना है, क्या कहानी है? बेसिकली पहले आप बताएं ज़रा कि ये पूरा ग्रुप क्या है और संगठन कार्य क्या करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमारी इस स्टोरी को अपने मंच पे ले आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी पहुंच सके और लोग भी मोटिवेट हो सके। मैं स्टोरी बताने से पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, तो ही आपको शायद जी। स्टोरी समझ में आएगी। मैं पेशे से बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले प्राथमिक विद्यालय जो 1 से लेकर 8 तक विद्यालय चलते हैं, उसमें एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। और 2016 में मैं एक टीचर के पद पे कार्यरत हुआ। जब बेसिक शिक्षा विभाग में मैं आया तो यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी कमियाँ भी हैं छोटी छोटी। अक्सर हम कमियों के लिए किसी न किसी को दोषी मानते रहते हैं। जब मैं आया तो मैं भी वैसे ही आम तौर पे मैंने सोचा कि कमियाँ हैं, विद्यालयों में कुछ कमियां हैं, उसके लिए शासन स्तर से प्रयास जारी हैं, अच्छा सुधार किया जा रहा है। बहुत अच्छा हमारे विद्यालयों में परिवर्तन हुआ, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उसी के तहत जाके फिर मुझे एक ऐसी टीम और संगठन की आवश्यकता हुई, तब जाके इस टीम का निर्माण किया गया। अब सर, मैं चाहूंगा जरा विस्तार से बताएं ये टीम क्या है, बेसिकली आप लोग क्या करते हैं इस पूरे संगठन के साथ। बेसिकली ये टीचरों के द्वारा, पहले तो इसको बेसिक एजुकेशन के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसमें माध्यमिक यानी इंटर कॉलेज तक के टीचरों, यानी 1 से लेकर 12 तक के जितने गवर्नमेंट और एडेड स्कूल चल रहे हैं उसमें कार्यरत टीचरों के लिए हमारी ये संस्था काम कर रही है, जिसका नाम टीचर सेल्फ केयर टीम है, और शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको TSCT भी कहते हैं।
और आज अपने आप में यह संस्था और यह एक परिवार की तरह काम करता है। और शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का शिक्षक हो जो इस संस्था के बारे में, इस परिवार के बारे में ना जानता हो। बेसिकली यह एक गैर राजनीतिक मंच है और परिवार की तरह काम करता है। और हम तभी आगे निकल के आते हैं जब किसी शिक्षक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और उसका परिवार मुसीबतों से घिर जाता है, तो हम उस शिक्षक के परिवार के साथ खड़े होने के लिए निकल के आते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ इस दुख की घड़ी में हैं। और सिर्फ कहते नहीं हैं, उसके परिवार को संबल प्रदान करते हैं और इस स्तर का संबल प्रदान करते हैं कि उसका परिवार पुनः अपने मुखिया के जाने के बाद भी मूव ऑन कर सके। आप जानते हैं ये अर्थयुग है। अर्थयुग में मुखिया के जाने बाद मूव ऑन करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आर्थिक आती है। और जैसा कि मैंने बताया कि टीचर के जाने के बाद किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी, तो बेचारा परिवार टूट जाता था। उसी सिचुएशन में हम उस परिवार के घर तक स्वयं जाते हैं। खास बात यह है कि परिवार को हमारे पास नहीं आना होता, हम परिवार तक जाते हैं। पूरा सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का सरकार, सिर्फ मैं नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का टीचर, एक एक टीचर आपके साथ खड़ा है, आपका आंसू पोंछने के लिए खड़ा है, आपकी बच्चों की परवरिश करने के लिए खड़ा है, आपकी देखभाल के लिए खड़ा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ टीचर की विपरीत परिस्थिति में उसके परिवार के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। आर्थिक रूप से किस तरीके से आप मदद करते हैं? प्रोसेस कैसे शुरू होता है? खुदा न खास्ता अगर किसी परिवार के साथ कोई दुर्घटना होगी, किसी शिक्षक के साथ अनहोनी होगी, तो फिर आप किस तरीके से पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं? जी, ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बड़ा आसान भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में आप देखते हैं कि अगर आप यूनिटी के साथ काम करते हैं और बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं, तो वो काम मुश्किल होते हुए बहुत आसान हो जाता है। तो वही फार्मूला हम लोगों ने अपनाया है कि एक व्यक्ति करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और सब मिल के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे कि इसका नाम भी है, टीचर सेल्फ केयर टीम, यानी टीचर ही अपनी केयर करता है। तो यहाँ आने वाले जितने भी काम है वो स्वयं टीचर ही करते हैं। तो इन केस कोई दुर्घटना होती है तो हमें टीचरों के माध्यम से ही पता चलता है। कोई जो भी हेल्प हम करते हैं वो सारे टीचर मिलकर ही करते हैं। आज की डेट में हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम के वॉलंटियर्स हैं। किसी भी टीचर्स के साथ कोई अनहोनी होती है वो हमें तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। तो फिर हमारी एक टीम, एक कमेटी गठित करती है और उस कमेटी में महिला पुरुष शिक्षकों का एक ग्रुप है। वो उस परिवार के पास जाता है, उनके दुख में उस घड़ी में साथ खड़ा होता है और पूरी परिस्थितियों को जानता है, कैसे हुआ, क्या हुआ। किसी भी कारण से अगर उसकी डेथ हुई है तो हम उस परिवार से पूछते हैं और थोड़े दिन बाद पुनः जब जाते हैं, परिवार थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद जाते हैं और जाकर उस परिवार से उसकी ग्राउंड डिटेल वगैरह लेते हैं और सीधा उसके खाते में पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा मदद पहुंचाने का काम करते हैं। कितने तक हो जाती है मदद और आप लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? एक परिवार के पास कितनी आर्थिक मदद पहुंच जाती है? ये बताते हुए मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि जब मैंने शुरू किया था तो उम्मीद तो थी, क्योंकि एक अच्छा काम था। मुझे विश्वास था कि जब भी कोई अच्छा काम शुरू होता है तो बाधाएं तो जरूर आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, इसकी कल्पना करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लोगों ने जिस तरीके से इसे हाथों हाथ लिया है, आज की डेट में एक परिवार को हम लगभग 40 लाख रुपए डोनेट करते हैं। 40 लाख रुपए एक परिवार के पास पहुंच जाते हैं। और ये कितने दिनों में हो जाता है? 10 दिनों के 10 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर हम उस परिवार को 40 लाख रुपए उपलब्ध करा देते हैं। यानी कि किसी अगर शिक्षक के साथ कोई अनहोनी हुई है जी, उसके 10 दिनों के अंदर उस परिवार के पास 40 लाख की आर्थिक मदद आप लोगों के द्वारा पहुंच जी। जाती है। उसमें थोड़ा सा प्रोसीजिंग में, जैसे परिवार का हुआ तो हम तुरंत परिवार से जाके ये नहीं पूछ सकते कि अपना अकाउंट नंबर दो, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। हम डोनेशन की एक प्रक्रिया गतिमान कराते हैं। वो प्रक्रिया होती है 10 दिन की। 15 से 25 तारीख तक डोनेशन की प्रक्रिया चलती है। 10 दिन के अंदर ये जो 15 से 25 पर मंथ हम दिवंगत टीचरों के परिवारों की मदद का अभियान चलाते हैं, हर मंथ चलता है। आज हम बैठ के आपसे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं। आज भी हमारा डोनेशन का कार्य जारी है और यह डोनेशन इतना पारदर्शी है कि आप अभी इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान भी आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन में हमारी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं और डोनेशन में कितना पहुंचा अभी देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद जब हमारा इंटरव्यू समाप्त होता है तब भी आप देखेंगे कि लाखों का अंतर आ चुका होगा। बहुत तेजी से 10 दिनों में जाते हैं और लगभग 40 लाख रुपए तक हम 10 दिन में उस परिवार को उपलब्ध करा देते हैं। हर शिक्षक को कितनी मदद करनी होती है? कितना वो
डोनेट करते हैं? इतना बड़ा ग्रुप है तो जाहिर सी बात है अमाउंट बहुत बड़ा नहीं रहता होगा। बिल्कुल, यही तो इस ग्रुप की सबसे खास बात है। देखिए, मानिए कि किसी टीचर की डेथ हो गई या किसी आम नागरिक की डेथ हो गई, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उसने 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया, दैट नॉट बिग थिंग। वो बड़ी चीज तो है, मैं मानता हूं। एक व्यक्ति ने किया, 1 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया, वो उतनी बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे जो 40 लाख रुपए आते हैं, वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हजारों और लाखों टीचरों दिया जाता है, और एक टीचर, आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपए दान करता है। सिर्फ 50 रुपए? सिर्फ 50 रुपए। आप सोच सकते हैं, आपने ये कहानी कहावतें सुनी होंगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है। सागर बनता है। और अगर आपने सुनी है तो इसको चरितार्थ करते हुए देख लीजिए कि 50-50 रुपए इकट्ठा होकर 10 दिन में 40 लाख रुपए बन जाते हैं। जब परिवार का हम अकाउंट लेते हैं वो जीरो होता है, और जब 10 दिन बाद उसे वापस करते हैं कि ये आपके खाते में हमने मदद कर दी, तो लगभग 40 लाख रुपए होते हैं। बूंद बूंद से सागर भरने की जो कहानी हमने बचपन में सुनी थी, वो एकता के दम पे हमने साबित करके दिखाई है कि इट्स पॉसिबल। सर, ये न सिर्फ एक कहानी है मेरे हिसाब से ऐसा लगता है आपने तकरीबन 1,30,000 टीचर्स को साथ में जोड़ लिया अब तक अपने इस पूरे नेक कार्य में। तो कहीं ना कहीं आपने 1,30,000 लोगों को एक पुण्य रास्ते पर ला दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जो मेरे वॉलंटियर हों या मेरे सहयोगी हों, ये मेरे अपने विचार हो सकते हैं, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, पुण्य रास्ते पे ला दिया और उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाया है। ये हम इंसान इसीलिए जानवरों से अलग हैं, क्योंकि हम सहभागिता, हम समाज में रहते इसीलिए कि एक दूसरे की मदद कर सकें। और आज समाज को मदद करना सिखाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। हम तो शिक्षक हैं, हमने आदर्श रूप में करके दिखाया है कि एक दूसरे से मदद करने से भी किसी का दुख कम किया जा सकता है। तो ये आदर्श रूप में किया गया। और मैं सारे डोनर्स को तो एक संत की उपाधि देता हूँ। अपने हर वक्तव्य में कहता हूँ कि जो भी डोनर है वो किसी संत से कम नहीं है। क्योंकि संत क्या होता है? दाढ़ी बढ़ा लेना, बाल बढ़ा लेना या किसी खास रंग का कपड़ा पहन लेना, वो संत की परिभाषा नहीं होती है। मेरे अनुसार से व्यक्ति संत वो होता है जो अपने बारे में सोचने से ऊपर उठकर किसी और की दुख तकलीफ को अगर उसने महसूस करना शुरू कर दिया और महसूस करने के साथ साथ उसके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया, तो मेरे हिसाब से वो इंसान एक सामान्य इंसान से ऊपर उठकर संत की ओर बढ़ जाता है। अपने आप में इंसान होना बड़ी बात है, लेकिन अगर आपका दिल दूसरे के लिए भी धड़कने लगा तो आप एक संत की श्रेणी में आ जाते हैं। निश्चित तौर पर वो एक नेक राह पे हैं, और एक संत के लिए मेरी तरह एक संत है वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर कि जब आपका दिल किसी और के लिए भी धड़कने लगे तो आप वाकई संत वाली राह पर हैं। सर, मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूँगा हम जरा पीछे चलते हैं एक बार। बिल्कुल। क्या वो पल था या क्या वो मौका था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना है? मतलब क्यों ये इस ग्रुप की शुरुआत, आपको संगठन की शुरुआत करने की वो थॉट कहाँ से आया? आप या साथ में आप जो आपके लोग जुड़े हैं, क्यों हुआ ये? अक्सर आपने सुना होगा कि जब मुश्किलें आती हैं तो वो नई राहें खोलती हैं। हमेशा जितने भी इन्वेशन हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, वो सब बहुत अच्छे दौर में नहीं शुरू हुए हैं, किसी न किसी विपरीत परिस्थिति के कारण ही शुरू हुए हैं। तो टीएससीटी की कहानी भी एक बहुत ही विपरीत स्थिति में शुरू हुई है, और मैं चाहूँगा कि दुनिया इसे जाने। 2020 का वो समय था, हम लोग विद्यालयों में जा रहे थे, मार्च अप्रैल का समय था। अचानक एक न्यूज़ आती है कि एक खास प्रकार की बीमारी फैल रही है जिसको कोविड और कोरोना कहा जा रहा है, जिस कारण से 15 दिन के लिए विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत बारिश होने वाली है, बहुत गर्मी पड़ने वाली है, बहुत सर्दी पड़ने वाली है, उसकी वजह से कुछ दिन स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, फिर 10-15 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब बंद हुआ तो कब बढ़ता चला कि हमें अनुमान ही नहीं था। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह भी दिन आने वाला मुश्किल हो शायद जाएगा। मैंने नहीं, आपने भी नहीं सोचा रहा होगा कि ये भी हम दिन देखेंगे। इतना मुश्किल घड़िया उसकी जब शुरुआत होती है और हम जब घरों में बैठ जाते हैं और एकदम पैक हो जाते हैं, तब लगता है कि अरे ये क्या हो गया। और उसी बीच आप भी समाज से जुड़े हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सारे मीडिया पे, सारे समाचार पे, पेपर हो, न्यूज़ हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सारे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक खबर थी, आज कोविड से वो चले गए, आज कोविड से वो चले गए, इस देश में इतने लोग मारे गए, उस देश में इतने लोग मारे गए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं था। तो जब मैं आया तो बहुत सारे, जब कहीं आप जुड़िए किसी डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो जाती है। हमारे कुछ शिक्षक साथियों की जब दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई
तो शुरू में मैं भी था, तो मैं भी जब सुनता था तो अफसोस जता देता था, या हम लोगों के ग्रुप चलते उसमें ओम शांति दुखद लिख देता था, ईश्वर मृतक आत्मा की शांति को प्रदान करे, कह लेता था। लेकिन जब कुछ क्लोज लोगों की डेथ हुई तो उस डेथ ने विचलित कर दिया, और मैंने अपने स्तर पे प्रयास किया, और ऐसे प्रयास होते थे पहले भी, डिपार्टमेंट में हमारे होते रहे हैं, समाज में भी होते रहे। हम लोगों ने अपने स्तर पे लोगों की स्कूल जाके फ़ोन कर करके कुछ फंड इकट्ठा करते थे। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया, जिसकी जो श्रद्धा हुई उसने दिया, वो इकट्ठा करते थे और उस परिवार के पास लेके जाते थे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ बताना पड़ता था, बड़ा प्रयास करने के बाद, क्योंकि सबके पास जाके लेना पड़ता था। स्कूल के बाद कोई मिलता था, कोई नहीं मिलता था, तो जाके लेना, और 500-500 लोगों से कलेक्ट करना, हजार, मतलब सैकड़ों लोगों से मिलो तब लाखों रुपए इकट्ठा हो पाते थे, और दौड़ना पड़ता था। तो लाखों इकट्ठा करके जब लेके जाते थे तो देते थे, तो जो हम दुखद और ईश्वर मदद करे के साथ साथ हम भी अपनी मदद का प्रयास कर, आत्मसंतुष्टि तो हो जाती थी कि चलिए हमने कुछ तो किया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली स्थिति थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था ये तो इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अर्थ युग में अंतिम संस्कार भी करने के लिए आजकल 1-2 लाख रुपए बड़ी आसानी से, तो हम जो मदद कर पाते थे एग्जैक्टली वो उसके अंतिम संस्कार भर के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती थी। तो फिर भी जो बेहतर विकल्प थे हम करते रहे। लेकिन उसी बीच जब कोविड आता है और सब कुछ लॉकडाउन में घर से निकलना भी बंद हो जाता है, मैं भी अपने घर में बंद था। उस बीच भी जब व्हाट्सएप खोलता तो पता चला इस टीचर की डेथ हो गई, उस टीचर की डेथ हो गई, तो बड़ा विचलित हुआ कि पहले तो मैं ऐसा भी कर लेता था कि विद्यालय चला गया, फ़ोन कर लिया, किसी से कहीं मिल लिया, ऐसे करके कुछ फंड इकट्ठा कर लेता था। कोविड का लॉकडाउन है, अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता था, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं जाऊं भी तो कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता, तो शायद मुझे भगा देते कि भैया फिर कभी आना, आज तो बिल्कुल मत आना। कोई बात किसी से मिलना भी नहीं चाहता था, और प्रशासन भी नहीं निकलने देता था। उस सिचुएशन में जब लोगों की डेथ की सूचनाएं आई तो हम सारे डरे हुए तो थे ही, ऊपर से और लगा कि कुछ जो कर पा रहे थे ये तो वो भी रुक गया, अब तो हम किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं अगर आप जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैं भी खाली बैठा था, लगातार सोच रहा था कि क्या करूं, कोविड से डरा हुआ था। बहुत सारे लोगों के मूव ऑन का भी सुनता था कि लोग मूव कर रहे हैं, दिल करता था इनके लिए मैं कुछ कर सकूं, लेकिन ये लगता था कि करने में कहीं मैंने भी स्प्रेड कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन में घर बैठे बैठे मुझे याद आया कि आज सरकारें भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जी भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और डिजिटलाइजेशन की ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो क्या उस तकनीक का इस्तेमाल करके हम मदद नहीं कर सकते? यही वो पॉइंट था जिसने क्लिक किया कि अगर मदद करने की चाह है तो आप घर बैठे भी मदद कर सकते हैं। वहीं से ये दिमाग में बात आई, और 26 जुलाई 2020 का दिन था। मैंने एक टीम गठित की, अपने कुछ मित्रों के साथ चर्चा की, फ़ोन पे बात किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया कि नई चीज है, मुश्किल तो होगा, लेकिन वो काम ही क्या जो थोड़ा मुश्किल ना हो। और फिर वहीं से उन लोगों की सहमति ली, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, कहा हम आपके साथ हैं, आप शुरू करिए, हम लोग योगदान देंगे। और 26 जुलाई 2020 को टीचर सेल्फ केयर टीम की स्थापना की जाती है, और एक टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण किया जाता है ताकि बहुत सारे लोगों को उस मंच पे जोड़ा जा सके, अपना उद्देश्य बताया जा सके, हम अपना प्लान बता सकें और उन लोगों से कह सकें कि हमें कैसे करना है। और जब हमने इस चीज़ के बारे में ग्रुप बनाया और लोगों के पास एक मैसेज डाला कि हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, दौर मुश्किल है, अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं तो शायद हम इस मुश्किल दौर को भी आसान बना सकते हैं या कम कष्टकारी बना सकते हैं। तो इस ग्रुप का निर्माण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अगर हमारे किसी भी साथी के साथ कोई भी अनहोनी घटना होती है तो हम सारे लोग मिलकर उसके परिवार के किसी व्यक्ति के खाते में अपना पैसा सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे, तो भी उसके परिवार को मदद आ जाएगी। और इस मैसेज के साथ ग्रुप से जुड़ने का लिंक वायरल किया और महीने भर के अंदर ही हज़ारों लोग उससे जुड़ गए। और ये कहिए कि कई बार लगता है कि कुछ चीज़ें बुरी होती इसीलिए कि उसमें से कुछ अच्छा निकल के आना होता है। जैसे ही हज़ारों लोग लिखे, थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है और विद्यालय हम आना जाना शुरू करते हैं। ये एक बड़ा कोइंसिडेंस था कि मेरे ही ब्लॉक के एक टीचर TSCT बनने के 1 महीने के दौरान ही मोहम्मद शकील अहमद जी थे, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। वो विद्यालय से घर आते हैं, घर आने के बाद वो शाम को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं
और मस्जिद से निकल के इस पार मस्जिद थे और उस पार उनका घर था। सोचिए ज़िंदगी की दूरी कितनी छोटी होती, आप सोच सकते हैं। घर, सड़क के इस पार घर था और सड़क के उस पार मस्जिद थी। मस्जिद से नमाज करके निकलते हैं और रोड क्रॉस करके घर नहीं पहुंच पाते हैं। इतनी कम दूरी घर आने की जो एक रोड पार करने की होती है, इस पार उनका पूरा परिवार उनका इंतज़ार कर रहा था चाय पे कि अब नमाज के बाद आएंगे, हम सब बैठ के चाय पियेंगे, और वो दूरी वो तय करके अपने परिवार के बीच नहीं पहुंच पाते और एक एक्सीडेंट में उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद था। हम लोग शॉकिंग थे, मुझे भी पता चला। तो कहा जाता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कष्ट होता है, एक डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगाता है, बच्चे को लगाता है, रोता है, चिल्लाता है, पर उसका तो काम ही है दुख तकलीफ में खड़ा होना। और फिर वहीं से टीएससीटी खड़ी होती है, कहती इस बार हम सिर्फ दुखद नहीं बोलेंगे, ईश्वर मृतक आत्मा को शांति दे हम नहीं बोलेंगे, हम फंड इकट्ठा करेंगे। और उनकी पत्नी का फंड अकाउंट नंबर जारी करते हैं और अकाउंट नंबर जारी करके इसका प्रयोग शुरू होता है। और पहला ही सहयोग, लोगों को ये प्लान इतना यूनिक लगता है कि पहले ही सहयोग में, जहाँ की उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 2-2.5 लाख से अधिक की मदद हुई रही हो, पहले ही सहयोग में 7 लाख का अमाउंट उनकी पत्नी को प्राप्त होता है। 7 लाख। और वहीं से ये काफिला शुरू हो जाता है। और जब ये मदद हो जाती है और लोगों के बीच ये मैसेज जाता है कि जो सोच कुछ दिन पहले निकल के आई थी, जिसकी बात लोग कर रहे थे, वो पॉसिबल है। एक उदाहरण निकल के आता है कि 7 लाख दिया जा सकता है। अभी कम लोग, कुछ हजार लोग जुड़े तो 7 लाख हो गया, और अगर ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहीं से वो व्यवस्था शुरू होती है। कोविड की ही देन कहूँगा, कोविड की ही वजह से यह व्यवस्था शुरू हुई। अगर कोविड ना आता तो शायद हम ये डिजिटल की ओर जाने की ना सोचते, मन में ये विचार भी ना आया होता कि ऐसा कुछ करना होता, शायद आम जीवन एक चल रहा होता, आम जीवन चल रहा था। और वहीं से मदद करने का उठा, और थोड़ी सी अंतरात्मा को संतुष्टि मिली कि नहीं, हमने कम मेहनत में भी ज्यादा मदद कर ली है, स्मार्ट वर्क किया। क्या ये जो टीएससीटी है या आपका जो ग्रुप है, ये रजिस्टर्ड है, कैसे है, ये एनजीओ के तहत है, किस तहत रजिस्टर्ड है, कैसे है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा। पहले जब हमने शुरू किया, क्योंकि हम कोई भी फंड अपने पास नहीं लेते, सबसे खास बात इस मंच की यह है कि कभी फंड हम अपने पास नहीं लेते कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम जाके परिवार को देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सीधा नॉमिनी का खाता, जो टीचर जिसकी डेथ होती है, अगर लेडीज है तो हस्बैंड का, जेंट्स है तो वाइफ का अकाउंट नंबर हम जारी करते हैं। जारी क्या करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। हमारे लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे उसका पूरी डिटेल्स शेयर करते हैं और अकाउंट नंबर कर देते हैं और कह देते हैं आप सीधा अपना योगदान उनके खाते में जारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज को करने के लिए एक लीगल वे होता है, और उस लीगल वे को हमने अपनाया और इसको एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड भी करा लिया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रूप से काम करता है और फंड रेजिंग का काम करता है। फंड रेजिंग का काम ये रजिस्टर्ड है। सर, नेक काम है, अच्छा खासा अमाउंट है जी। एक चीज में जो मेरा सवाल है, उस सवाल से पहले एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अब तक आप लोग कितना फंड डोनेट कर चुके हैं? एक अमाउंट अगर मोटा मोटी पकड़ने की कोशिश करें। हाँ, अच्छा सवाल है, और मैं बताना भी चाहूँगा, आपको भी ताजुब होगा कि कैसे हो सकता है। मैंने आपको डेट बताई 26 जुलाई 2020, और अभी जून 2023 चल रहा है, 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। वो जो 7 लाख का सफ़र शुरू हुआ था, और तब से लेके अब तक 115 परिवारों को, 115 टीचर्स जो थे, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको हमने 25 करोड़ से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। 25 करोड़ रुपए। और यही 100-150 रुपए, या जो हम 50 रुपए दे रहे हैं, इसी 50 रुपए से हमने 115 परिवारों को टोटल 25 करोड़ रुपए से अधिक की मदद करा दी है। और ये अब तक की सबसे बड़ी सहयोग राशि हो सकता है कि किसी एनजीओ ने 1000 करोड़ रुपए दान किया हो, लेकिन इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट से मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी एनजीओ ने ऐसा किया होगा। छोटे छोटे अमाउंट से सीधा नॉमिनी के खाते में 25 करोड़ रुपए डोनेट कराए। 50 रुपए के एक नोट को आपने सीधे 25 करोड़ में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, ये एक अपने आप में कहते हैं 25 करोड़ सर एक बहुत बड़ा अमाउंट है सच में। मतलब मेरी उम्मीद ये थी कि हाँ कुछ ज्यादा 1-2 करोड़ हो सकता है, मैं लाखों में ही सोच रहा था। मैंने 25 करोड़ सोचने की वो नहीं की थी, यहाँ तक मैं पहुंच भी नहीं पाया था, इस सोच तक भी नहीं पहुंच पाया था कि इतना बड़ा काम आप लोगों ने कर दिया है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो जिन परिवारों को हम क्या कहते हैं डोनेट करते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स हमारी वेबसाइट भी है। हमने तो एक टेलीग्राम ग्रुप से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप से। अभी मैं बताऊंगा कि हम कहाँ तक कैसे पहुँचे। और हमारी वेबसाइट है tsctup.com,
गूगल अच्छा। पे जाके सर्च करेंगे और उसमें टीचर्स जब जाएंगे सहयोग लिस्ट में, आप सहयोग लिस्ट में कब किस परिवार को कितनी की मदद की गई आप देख सकते हैं। उस परिवार की पूरी डिटेल है, उस परिवार से मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अकाउंट नंबर भी अवेलेबल है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं और देखेंगे कि टोटल अमाउंट 115 परिवारों के खाते में जो गया उसके टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो 25 करोड़ प्लस है, माइनस नहीं है। क्या बात है। ये सच में आपकी जो कहानी और आपकी पहल है सर, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। मतलब एक छोटी सी कोशिश के साथ एक 50 के नोट को 25 करोड़ में तब्दील कर देना कोई आम बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है तकरीबन 1,30,000 आम लोग नहीं, टीचर्स के ग्रुप को एक साथ लेके आना, बिल्कुल। ये भी बहुत वो रहता होगा। एक और मेरा सवाल कुछ देर पहले दिमाग में चल रहा था सर, 25 करोड़ का अमाउंट है, एक परिवार के पास तकरीबन 40 लाख रुपए चले जाते हैं मुश्किल वक्त में, दुर्घटना की घड़ी में। अमाउंट बड़े हैं तो फिर आरोप भी बड़े होते होंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे आरोप बड़े होते हैं कि शुरू में जब हमने इस चीज़ को शुरू किया तो लोगों ने, अभी तक यही होता था कि जितने भी एनजीओ हैं ज़्यादातर क्या कहते हैं कि ये रहा हमारा एनजीओ का अकाउंट, आप इसमें दे दो, आप हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे, यही होता था। जब हमने इस बात को रखा तो लोगों को भी यही लगा कि शायद ये अपने पास लेंगे और फिर देंगे। तो जब इस बात को लोगों को लगा तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य कभी अपने पास लेने का था ही नहीं, शुरू से यही था कि मैं सीधा नॉमिनी के खाते में दूं। तो जो पैसे थे वो सीधे नॉमिनी के खाते में जाने लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा आरोपों का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि पैसे मैंने अपने पास लिए होते तो निश्चित तौर पे बड़े आरोप लगते। और मैं 25 करोड़ नहीं, अगर 25 करोड़ आए होते और मैं अपने पास से 1 करोड़ मिला के 26 करोड़ डोनेट कर देता, तब भी लोग सोचते कि हो सकता है 30 करोड़ आए हों, 4 करोड़ रख लिए हों और 26 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं। लेकिन वो सीधा पैसे कहाँ जाते हैं? उनके अकाउंट में जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इशू नहीं आया कि इसमें कोई आरोप आदि की बहुत बात बेहतरी के साथ आपने इसको पारदर्शी रखा है, इतना पारदर्शी रखा है कि किसी के पास कोई शक की गुंजाइश ना हो। हाँ, पारदर्शिता का तो आलम यह है सर कि किसको कितना मिला, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप यह भी जान सकते हैं किसने कितना दिया है। अच्छा, ये भी आप जान सकते हैं और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी व्यक्ति हमारे tsctup.com पे जाके सर्च कर सकता है। देने वाला किसने कितना दिया आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मिलने वाले को कितना मिला और देने वाले ने कितना दिया आप सब वहीं वेरीफाई कर सकते हैं। कौन दे रहा है उसकी भी डिटेल है। ऐसा नहीं कि कोई हिडन है कि किसी ने दे दिया हम उसका नाम नहीं बताएंगे किसने दिया भाई, हम ऐसा नहीं है। देने वाले का भी नाम है और जिसने पाया उसका भी नाम है। देने वाले ने कितना अमाउंट दिया वो भी लिखा हुआ है और मिलने वाले को कितना अमाउंट मिला वो भी लिखा हुआ है विथ डिटेल। हमारे पास इतनी भी डिटेल होती है कि अगर आप भी डोनेट करते हैं तो किस दिन डोनेट किया था वो भी आज भी हम आपको बता देंगे। अगर जुलाई 2020 में भी आपने डोनेट किया था तो आज भी हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, हम बता देंगे कि जुलाई 20 में आपने इनको इतने रुपए डोनेट किए थे। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। अच्छा सर, एक चीज और है, अच्छा खासा आपका जीवन चल रहा था, आप टीचर हैं, सुबह आप भी उठते होंगे, घर जाते होंगे, परिवार होगा आपका, बच्चे होंगे जी, सब ठीक चल रहा था। फिर ये एक्स्ट्रा अलग से जिम्मेदारी उठाना, तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी तो बहुत अलग तरीके से हैम्पर होती होगी। कभी कभी परिवार की शिकायत आती होगी कि वक्त नहीं देते, क्योंकि इतना बड़ा आपने सर बीड़ा उठाया, 1,30,000 लोगों का बीड़ा उठाया एक साथ। वैसे आपने जो सवाल ऐसा पूछ लिया है कि बेसिकली आप कुछ भी जब अलग करते हैं, हाँ। किसी ने भी अलग किया होगा तो उसे समाज से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे शुरू में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है तो प्यार भी बहुत मिलता है। ऐसे ही जब भी आप कुछ अलग हटके करेंगे, परिवार से अलग हटके करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा और अभी भी करना पड़ता है, लेकिन एक बैलेंस बनाने का प्रयास जारी रहता है। और मैं शुरू से ही, बचपन से ही शायद माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि थोड़ा आध्यात्मिक रहा हूँ और कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैंने वहाँ से यही सीखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारी हिंदुस्तान की यह परंपरा रही है कि हमारा परिवार तो है ही, लेकिन यह विश्व भी एक परिवार है। और उस अनुसार मैंने सोचा, जब मैं आया तो निश्चित तौर पे मेरी यही दिनचर्या थी कि सुबह उठा, जॉब लग गई है, बस सीधा जाओ अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, फिर घर आ जाओ, टीवी देखो, बच्चों के साथ एंजॉय करो। तो ये मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन जब वही कुछ डेथ हुई, वो कुछ उनमें से बड़े क्लोज फ्रेंड थे, उनके भी बच्चे थे, तो लगा यार ये तो चले गए, इन बच्चों के पापा तो अब आएंगे ही नहीं।
ये कैसे खुश रहेंगे? मेरे पापा, मैं तो 1 घंटे देर से पहुंचूंगा, फिर भी तो अपने घर पहुंचूंगा। लेकिन जिन ये बच्चे जो मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं या एक टीचर के बच्चे हैं, इनके पापा तो अब आएंगे नहीं। वो एक मोमेंट था जिसने ऐसा विचलित किया कि लगा कि नहीं भाई, सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा जा सकता। आज भी छुट्टी के दिन मैं मोस्ट ऑफ द घर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरी प्राथमिकता मेरा विद्यालय होता है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए मोस्ट ऑफ द हर संडे मैं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट निकल जाता हूँ। और आप जानते हैं संडे का दिन ही बच्चों का दिन होता है। लेकिन इसमें अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दूंगा, अपने बच्चों का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस भावना को समझा। और कभी कभी नाराजगी तो होती ही है कि उन्होंने कोई प्लान बना लिया और बोले कि कल मार्केट चलना है, और मैं धीरे से बता देता हूँ नहीं मेरी तो मीटिंग लगी है। तो गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर समझते हैं उस चीज़ को कि नहीं, मार्केट जाने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी परिवार की मदद करना। तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन निश्चित तौर पर बिना परिवार के कोऑपरेशन के नहीं हो सकती है। और मेरे साथ तो एक समस्या और है कि मेरी वाइफ भी वर्किंग है, वो भारतीय स्टेट बैंक में काफ़ी अच्छे पद पे कार्यरत हैं। और तो वो भी मोस्ट ऑफ द बाहर रहती हैं। और मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, एक 3 साल की है, एक 9 साल की है। तो परिवार संभालने के लिए 2 में से एक को किसी न किसी को घर पे होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को लेकर दिक्कत तो होती थी और अभी भी होती है। कई बार शुरुआती दौर में झगड़े भी हुए कि आप बच्चों के खेलने के टाइम पे आप मीटिंग करने चले जाते हैं। लेकिन जब बच्चों ने भी समझा, वाइफ ने भी समझा, तो आज मुझे पूरा कोऑपरेशन मेरे परिवार से मिल रहा है और मैं इसे बड़े अच्छे ढंग से कर पा रहा हूँ। और प्रयास करता हूँ कि उनके समय को अलग रखूं और इसके समय को अलग रखूं, लेकिन समय तो 24 घंटे ही है और उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं और कोऑपरेशन के साथ चल रहा है। तो वाकई इसके लिए गट्स भी चाहिए होते हैं सर, कि केवल अपने परिवार के नहीं, आपने सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी ली है, आपके और आपके संगठन। ये वाकई बहुत मोटिवेटिंग है। सर, संगठन में और कौन लोग हैं जो मुख्य रूप से आपके साथ काम करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात, इतना बड़ा काम है तो और लोगों की मदद भी लगती होगी। निश्चित तौर पर देखिए, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, कोई भी काम होता है तो अगर आप उसे अकेले करते हैं तो शायद बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला पाए। और जैसे कि विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते हैं, विपरीत परिस्थिति तो किसी के साथ भी आ सकती है। मैं हूं तो क्या मेरे साथ विपरीत परिस्थिति नहीं आ गई? अगर मेरे साथ कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो क्या संस्था को रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने एक पूरी टीम बनाई है, जो प्रांत स्तर पे भी है, जिले स्तर पे भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है। लगभग 60 जिलों में हमने अपनी वॉलंटियर्स की टीम बना दी है और ब्लॉकों में छोटे छोटे, मतलब हमारा उद्देश्य है कि हर टीचर तक हम अपनी रीच रखें। कहीं भी, मैं प्रयागराज में रहता हूं, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे बलिया में हो, चाहे बनारस में हो, अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो सेम डे विद इन 1 आवर हमें सूचना मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? क्योंकि हर ब्लॉक तक, एकदम इंटीरियर तक, जहां तक मुझे लगता है कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाता, हमें तुरंत सूचना मिल जाती है। अगर अभी 1 घंटे पहले भी घटना हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, मुझे 5 मिनट के अंदर सब कुछ पता चल जाता है। तो मुझे अच्छी तुरंत जानकारी में, इसके लिए कैसे काम होता है, एक पूरी टीम है जो प्रांत स्तर पे काम करते हैं। मेरे प्रांत स्तर पे मैंने एक संस्थापक मंडल बना रखा है, जिसमें मैं फाउंडर हूं और मैंने 3 को फाउंडर बना रखे हैं, सुदेश पांडे जी, महेंद्र वर्मा जी और संजीव जी। ये 3 मेरे साथ को फाउंडर हैं जो मुझे कोऑपरेट करते हैं और मेरे डिसीजंस को फाइंड आउट करते हैं कि इनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सहयोग करते हैं। और हम 3-4 लोग जो भी हैं, इनको पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए और हमें सुझाव देने के लिए, हमारे जो प्लान्स होते हैं उसको धरातल पर लाने के लिए लगभग 12 लोगों की प्रदेश स्तरीय एक टीम है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मीडिया से हैं, प्रवक्ता हैं, फारूक हसन जी हैं, अंकिता शुक्ला जी हैं, बबीता वर्मा जी हैं, सुमन भट्ट। हमने महिलाओं को भी अच्छा दे रखा है, विवेक मिश्रा जी, अवनीश यादव जी, अनिल वर्मा जी, विपुल मिश्रा जी, जैसे हमारे नरेंद्र जी और शेखर जी जैसे कई साथी हैं जो प्रदेश स्तर पे मेरे साथ मिलके इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि सुनने में तो लगता है कि सब तुरंत दे देते होंगे, हम बोलते होंगे, लेकिन एक एक लोगों तक पहुंचाना और डिजिटल प्रक्रिया को संचालित करवाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमारी 16 लोगों की टीम है, जिसको हम टाइम के साथ एक्सटेंड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो जब हम शुरुआत किए तो 5,000 6,000 लोग थे, फिर 50,000 हो गए, अब 1 लाख हो गए, अब 1.25 लाख हो गए। जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो हमें अपनी टीम को भी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा भी परिवार है,
विद्यालय भी है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हम टीम बढ़ाते जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी टीम अब हमारी बन गई है और वो सारी लोग मिलकर इस चीज़ को मैनेज करते हैं। सर, जब आप डोनेट करने जाते होंगे, जब उन परिवारों तक पहुंचते होंगे, तो ऐसी कोई कहानियां जो अ, आपको और तकलीफ पहुंचा देती होंगी, या कुछ ऐसी इमोशनल कहानियां तो होती होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दुर्घटनाओं के वक्त में ये सब चीजें होती हैं। जी। तो कुछ ऐसी चीजें आपको याद आ रही हो, कोई कहानी ऐसी याद आ रही हो देखिए, कुछ कहानियों में से 1-2 कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं अंदर तक हिल जाता हूँ, और शायद वो कहानियाँ ऐसी हैं कि अब जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं इस मिशन को बंद नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरी लाइफ भी अगर इससे प्रभावित होने लगे, और मुझे उस कहानी को सुन के ही मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ जी। और डेथ होती है, दुख तो होता ही है, लेकिन 1-2 घटनाएं ऐसी हैं जिसने अंदर तक हिला दिया और लगा कि नहीं विवेकानंद, आपको आगे बढ़ना ही होगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है और मदद की ज़रूरत है, हम उनको रोक नहीं सकते। मैं एक घटना बताना चाहूँगा, कोविड के दौरान ही है। एक शिक्षक साथी थे, कोविड के दौरान उनकी पत्नी की डेथ होती है और वो उस गम से उभर भी नहीं पाए होते हैं कि कोविड में ही उनकी भी डेथ हो जाती है। और जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने पूछा कि भाई परिवार में कौन कौन है, तो आप भी शायद सुन के विश्वास नहीं करेंगे, उनके पीछे पति पत्नी दोनों चले गए। एक 12 साल की बेटी छूट गई और एक 6 साल की बेटी छूट गई, और मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ। मैं अगले 2 दिन तक एक ट्रॉमा में चला गया। मुझे मतलब मदद करने से ज़्यादा इतना मैं दुखी हो गया, मैंने उस सिचुएशंस को अपने ऊपर ले लिया कि हे भगवान, हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। हम सोच नहीं सकते जिन बच्चों के माँ और पिता दोनों चले गए, मम्मी पापा ऑफिस से आने में थोड़ा देर कर देते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, जिसके मम्मी और पापा दोनों ही नहीं आएंगे, वो कैसे जिएंगे इस दुनिया में। जब वो घटना सुनी तो मैं अंदर तक बहुत हिल गया, और शुरुआती चरण ही था। मैं लोगों के बीच गया और अपील करी कि आप देखिए, ये 2 बच्चे अनाथ हो गए, क्या इतने सारे शिक्षकों के होते हुए भी इन 2 बच्चियों की हम परवरिश नहीं कर सकते? क्या उन्हें महसूस नहीं करा सकते कि बच्चों, आपके मम्मी पापा नहीं रहे तो भी हम हैं? और वो जो घटना थी, आज भी मैं उस घटना को भुला नहीं पाता, और सच बताऊं तो मैं उन बच्चियों से मिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। मैं उनको फेस करने की हिम्मत, मैंने अभियान चलाया, हमारी टीम ने अभियान चलाया और उन दोनों बच्चियों को 23 लाख की मदद की। मामा जी ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो पढ़ा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। हमने एक मुश्त 23 लाख की मदद तो कर दी है, और उनके मामा जी को आश्वस्त किया है कि इनकी बेहतर पढ़ाई के लिए भविष्य में कभी भी फीस या एडमिशन के समय किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत होगी तो आप हमें याद करिएगा, निश्चित मानिए हमें बहुत खुशी होगी। और हमने आश्वासन दिया कि इनकी शादी के समय भी अगर आप हमें याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उनके पिता की तरह कन्यादान करने के लिए मैंने सोच रखा है कि जब भी उन बेटियों की शादी होगी, एक पिता की तरह, भाई उनके पिता को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मैं उन बच्चियों की शादी में, पढ़ाई लिखाई में, भविष्य में फिर और कुछ कर सका, 23 लाख तो हमने दे दिए कि वो खा सकें। देखिए, आज के ज़माने में सच्चाई यही है कि अगर हम कमाना बंद कर दें तो हमारा परिवार भी एक टाइम बाद हमें फ्री में बैठा के खिलाने से हिचकेगा और मना करने लगेगा कि कब कमाओगे, बैठ के खाते हो। अब आप सोचिए, एक तो लड़कियां जिसकी हो जाती हैं, हमारे समाज की विडंबना है, मतलब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वो अपने आप को सोचता है कि अरे बेटी हो गई है, कैसे होगा, और दूसरे की बेटी के पालने की कौन जिम्मेदारी लेगा। तो अब जब परिवार को हमने दे दिए 23 लाख तो संतुष्टि हुई कि जब बच्चियों के पास 23 लाख है तो निश्चित तौर पर उसकी परवरिश ठीक ठाक हो जाएगी। तो थोड़ी संतुष्टि, एक ये घटना थी। और एक घटना और थी, एक टीचर थे, डिस्ट्रिक्ट नहीं याद आ रहा है मुझे किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, उनकी डेथ की सूचना जब प्राप्त हुई और मैंने सुना और पता लगाया कि भाई कौन है इनके पीछे, तो पता चला माँ बाप हैं। तो जब मैं उनसे, माँ बाप से संपर्क करने के लिए हमारी टीम जाती, लकली उनके मदर एंड फादर प्रयागराज में ही थे, उनकी पोस्टिंग कहीं और बाहर थी। जब मैं अपनी टीम के साथ उनसे मिलने पहुंचता हूं तो देखता हूं लगभग एक 76 ईयर ओल्ड पर्सन थे, 76 ईयर ओल्ड पर्सन, और एक लगभग 1-2 साल उनसे कम एक लेडी थी, और उनका हाथ टूटा हुआ था। रूम में ही उन्होंने एक छोटा सा किचन बना रखा था
और टूटे हुए हाथ से भी झुके झुके वो दोनों अपने लिए कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे। वो जो सीन था बड़ा अटपटा लग रहा था कि उन्होंने सोचा होगा कि हमारा बेटा है, वो अब हमारी इस बुढ़ापे में देखभाल करेगा, और वही उसे उन्हें छोड़ के चला गया। जब उनको देखा तो रूह कांप गई कि बताइए ये बेचारे जिस वक्त इनको बैठ के खाना था और उनका बेटा खिला ही रहा था, लेकिन जब बेटा ही नहीं रहा तो अब कौन करेगा, और इन बुजुर्गों की देखभाल कैसे होगी। फिर वो जो घटना थी उसने भी हमें बहुत इंस्पायर किया कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी मदद होते रहनी चाहिए, अदरवाइज इनकी जिम्मेदारियां कौन लेगा। फिर हमने जब उनकी मदद की, उन्होंने हमें बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं दी। आज भी मैं फ़ोन करके उनका हाल चाल ले लेता हूं और पूछता हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप फिजिकली भी कभी आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब की, आपको देखभाल की ज़रूरत है, तो आप हमें कॉल करिएगा, हम आपके बीच आएंगे। ऐसी एक घटना और मुझे याद आ रही है। एक टीचर की डेथ होती है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। हमें सूचना प्राप्त होती है और हम परिवार से संपर्क साधते हैं। परिवार के बारे में पता चलता है, भरा पूरा परिवार था और हार्ट स्कूल से आ रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक आता है रास्ते में और एक्सपायर कर जाते हैं। परिवार को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। जब पता लगाया जाता है तो पता चल रहा है कि वो 2-4 महीने बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली है, और उनकी पत्नी जो थी वो पूरी तरीके से हाउसवाइफ थी। आप समझ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के टीचर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं या टाउन वगैरह में रह लेते हैं। अब उनका परिवार तो यह मान के चल रहा था कि पिताजी हैं, हमारे पति हैं, वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। घर में शादियों की तैयारी चल रही थी। पिताजी ने कहाँ से देन लेन की व्यवस्था कर रखी थी, कहाँ से टेंट वाले को देना है, कहाँ से दहेज का सामान जुटाना है, कहाँ से हलवाई को देना है, कहाँ से पंडाल वाले को देना है। वो सारे पैसे कहाँ से मैनेज होंगे किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था। अब शादी छिड़ी हुई थी, उसी बीच पिता चला जाता है। अब वो महिला किससे पूछने जाएगी कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ क्या पैसे हैं। क्योंकि जब भी एक पिता, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े से बड़ा आदमी जब भी शादी करता होगा अपनी बेटी या बेटे की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ लेना देना जरूर करता है। पुरुष है, वो कमा रहा है तो 4 जगह अपने मित्रों से मांग भी लेगा और लोग दे भी देंगे। लेकिन एक महिला जिसका कमाने वाला मुखिया चला गया, वो किससे मांगने जाएगी। जब पता चला कि उनकी बेटी की शादी है और मुखिया ही नहीं रहा, तो हमने मदद का अभियान चलाया। उनको भी लगभग 25 लाख रुपए की मदद करी और उनकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं भी उनकी बेटी की शादी में शिरकत किया और विश्वास मानिए, हर कोई शादियों में जाता है, लेकिन उस शादी में जाने का जो खुशी थी, जो अंतर्मन में संतुष्टि थी, वो शायद ही किसी और की शादी में मैंने प्राप्त करी। जब उस बेटी को दुल्हन के रूप में देखा और आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पे उनका पूरा परिवार ने मुझे बड़ी शुभकामनाएं दी, हमारी टीम को शुभकामनाएं दी, और वो बच्ची भी बड़ी भावुक हो गई कि हमारे पिताजी एक टीचर थे और शायद बहुत अच्छे इंसान थे, तभी तो आज उत्तर प्रदेश के पूरे टीचर उनके साथ खड़े हैं, और हमने उनको शुभकामनाएं दी। ऐसे ही देखिए, जब भी कोई टीचर जाता है या कोई भी व्यक्ति जाता है, समाज का कोई भी व्यक्ति जाता है, अपने पीछे एक दुखद स्टोरी छोड़ के ही जाता है। तो ये 2-3 स्टोरियां ऐसी हैं जो एज ए एग्जाम्पल हैं, जो हमें भी मोटिवेट करती हैं कि हम रुक नहीं सकते। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है सर, ये कहानियां पता नहीं, सुनते सुनते मन थोड़ा भर सा गया है। और मतलब कितनी चीज़ें हैं सो आसपास हमारे होती हैं सर, दुर्घटनाएं होती हैं और खुद पे थोड़ी शर्म भी आती है एक आम इंसान होते हुए कई बार कि शायद हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चल देते हैं। जी, आप लोगों ने वो नहीं किया है, आपने इन कहानियों को, उन किसी के दुख को इग्नोर नहीं किया है, आपने उन पे ध्यान दिया है और उस दुख की घड़ी को सुख की घड़ी में आपने कैसे थोड़ा सा उसका सहयोग किया जा सकता है, या उस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए कैसे थोड़ा सा एक हाथ बढ़ाया जा सकता है। 2 बेटियों की जो आपने कहानी सुनाई, माता पिता अनाथ हो जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जिनके हाथ टूटे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो माता जो अपनी बेटी की शादी करने वाली है लेकिन घर का मुखिया ही चला गया। ये कहानियां सर हमारे आसपास होती हैं। ऐसी कहानियां हमने भी अपने जीवन में आसपास के लोगों में सुनी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा इस बात का भी लग रहा है कि हमने ध्यान क्यों नहीं दिया, या हम नहीं दे रहे हैं, शायद अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए। तो सर सच में नमन है आपको और आपके संगठन को। धन्यवाद। एनवीटी परिवार की तरफ से सच में नमन है सर कि आप न सिर्फ हमें भी मोटिवेट कर रहे हैं, इस कहानी के थ्रू शायद और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मोटिवेट होंगे और अपने दायित्व को समझेंगे। इंसान होने का कर्तव्य यही है कि अंदर इंसानियत हमारी जिंदा रहे। जी, जाहिर सी बात है, इसको अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। सर इतना बड़ा संगठन, इतनी सारी चीज़ें आपने बताया, वेबसाइट भी है, सब कुछ है, टेक्निकली कैसे मैनेज होता है? और उसके बाद एक सवाल ये है कि आप भविष्य की प्लानिंग क्या है इस पूरे संगठन की? कुछ सोचा है? क्योंकि बेहतर रास्ता है तो बेहतरी का भी आपने कुछ और सोचा होगा
नेक काम की कोई अंत तो होता नहीं है सर, नेक काम चलता जाता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आए थे वो दो ही थे। एक, लोगों को बताना और समझाना, जो कि हम काफ़ी हद तक कर ले गए। दूसरा था इसको टेक्निकली मैनेज कैसे करना, क्योंकि सारा कुछ टेक्निकल बेस था। हम लोग डिजिटल सारी चीज़ हमारी डिजिटलाइजेशन है। 1,30,000 मेंबर जुड़े, हम पर्सनली किसी से नहीं जुड़े, सब डिजिटल तरीके से जुड़े। पूरी तरीके से प्रक्रिया डिजिटल है और ट्रांसपेरेंट है। तो जब मैंने इसको शुरू किया था तो टेलीग्राम ग्रुप से शुरू किया था। फिर मुझे लगा कि उसमें उतना मैं ट्रांसपेरेंट नहीं ले पाऊंगा और लोगों को भी जुड़ने में समस्या आ रही थी, डिटेल्स वगैरह कैसे हों। तो हमारा एक ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से चला हुआ सफ़र आज वेबसाइट और ऐप तक आ चुका है। और ये एक लंबा सफ़र था और मुझे भी, क्योंकि मैं भी टेक्निकली बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं था, लेकिन मैंने सीखा, परिस्थितियों ने सिखाया और बहुत सारे टीचर्स ने भी उसमें सहयोग किया, बहुत सारे टेक्निकल आप जैसे एक्सपर्ट ने भी उसमें सहयोग किया और हम उस मुकाम पे पहुंचे। और जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी और हमने वेबसाइट, आज आप हमारी वेबसाइट पे अगर TSCT से कोई जुड़ना चाहता है तो उसे विवेकानंद की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद होनी तो उसे विवेकानंद की जरूरत नहीं है। वो tsctup.com, गूगल पे जाए, tsctup.com सर्च कर रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन करते ही उसके पास मैसेज पहुंच जाता है, यू आर रजिस्टर्ड, और वहीं पे टीचर्स लिस्ट में अपना नाम देख सकता है कि वो जुड़ गया है। और उसकी जिला यूनिट उसको तुरंत संपर्क में लेके अपने डिस्ट्रिक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लेती है और उसके सारी प्रक्रिया समझा देती है। क्योंकि हमारी प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन जो पेमेंट होता है हम उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने 50 रुपए डोनेट किए, वो तो चला गया, लेकिन आपने किए इसका भी हम प्रूफ कलेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, वेबसाइट पे ही हमारे ऑप्शंस हैं कि जब आप डोनेट करते हैं तो डोनेट करने के बाद जो आपने गूगल पे, पेटीएम किसी से भी किया, उसके जो स्क्रीनशॉट होते हैं अपने नाम के साथ, आपको एक विशेष आईडी होती है, उस आईडी के साथ अपलोड करना होता है ताकि हमें पता रहे कि किसने किसने डोनेट किया है और लोगों को टेक्निकल और सुविधा हो। इसके लिए अब हमने अपना एक ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर दिया है, क्योंकि 1,30,000 लोग हैं, तमाम लोगों को समस्याएं आती रहती हैं। हो सकता है कुछ समस्याओं का समाधान हमारे वॉलंटियर न कर पाए, वो भी वॉलंटियर हमारे टीचर हैं, स्कूल टाइम में फ़ोन न उठा पाए, तो इसके लिए हमारा एक ऑफिस भी इस्टेब्लिश है जिसमें हमने एक व्यक्ति को रोजगार भी दे रखा है। अरे वाह। और सब लोग मिलके उसकी सैलरी का भी खर्च उठा लेते हैं और वो बाकी लोगों को, आम सदस्यों को हेल्प करता रहता है। और अब हमने एक ऐप भी बनवा लिया है, TSCTUP नाम से, प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर से कर लेते हैं। वेबसाइट और ऐप अगर आपने चलाना सीख लिया तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ उस पर हम एकदम टेक्नोलॉजी से लैस कर दी है। तो काफ़ी मुश्किलें आई टेक्निकल स्ट्रांग होने में, लेकिन अब हम काफ़ी टेक्निकल स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन अच्छाई की राह ने आपको वहाँ पहुँचा दिया, कुछ करने की चाहत ने, और काफ़ी कुछ सीखने का भी अवसर मिला, अब सीखने का भी अवसर मिला। और आपने अक्सर सुना होगा, मैं इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, उनका एक थीम है आत्मनिर्भर भारत। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का ही इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। हम सारी व्यवस्था संचालित करते हैं स्वयं से, सब एक दूसरे की मदद करते हैं स्वयं से। और मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा, अगर इसको सस्ता इंश्योरेंस भी अगर इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए, प्रॉफिट के दृष्टिकोण से देख लिया जाए, तो 50 रुपए में दुनिया की कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 50 लाख का इंश्योरेंस नहीं दे सकती, लेकिन टीचर सेल्फ केयर टीम आपको देती है 50 रुपए में, 50 रुपए, ओनली 50। दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस भी अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसका टारगेट यही नहीं, आपने बिल्कुल कहा कि अच्छाइयों का अंत नहीं होता और अच्छाइयों की लिमिट्स नहीं होती। आप जितनी भी अच्छाई करते चले जाएं, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको स्वयं कम लगने लगेगा। तो जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो इतने शायद मैंने भी मंजिल दूर तक नहीं सोची थी। अब जिन मंजिलों तक पहुंच जाता हूं, अब मैं स्वयं उन मंजिलों से अगला टारगेट सेट कर लेता हूं और अब मैंने अपने टारगेट्स बढ़ा लिए हैं। पहले टारगेट था कि 50,000 लोगों को जोड़ लूँगा, उससे मदद करता रहूँगा, 10-20, जहाँ लाख 2 लाख दे रहे थे 20-25 लाख दे लेंगे, सफिशिएंट होगा। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं इसे और बढ़ा सकूँ। कैसे? उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक में लगभग 10 लाख टीचर कार्यरत हैं। अगर हम इन 10 लाख टीचरों को जोड़ ले जाते हैं, जो कि हम जोड़ ले जाएंगे, ये मेरी इच्छा है कि हम इन लोगों को जोड़ ले जाएं। 10 लाख टीचर हैं हमारे बीच में, अगर मैं सबको जोड़ ले जाता हूँ और मेरा ये टारगेट है कि अगर सारे 10 लाख टीचर मात्र 10 रुपए देंगे किसी टीचर की डेथ होने पे, तो कितना का कलेक्शन हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है
कि 10 रुपए के अंशदान से मैं किसी भी टीचर की डेथ पर 1 करोड़ रुपए डोनेट करा सकूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साल के अंत तक मैं आपको ये सुखद न्यूज़ दूंगा कि हम एक टीचर की डेथ पर 50 लाख रुपए देने पड़े। और 2024 के अंत तक मैंने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि मैं एक टीचर की डेथ पे उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरा टारगेट है और 10 लाख टीचरों को मैं जोड़ ले जाऊंगा। शायद अब तक और जुड़ गए होते। जुड़ने की स्पीड आप देखा जाए तो अच्छी है। 1,30,000 लोग जुड़ गए। मामूली बात नहीं है सर। हाँ, 1,30,000 सारे लोग लोगों एक्टिव नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं एक्टिव पाए? क्योंकि बहुत सारे पुराने टीचर हैं, उनको गूगल पे चलाना नहीं आता, उनको ट्रांसफर करना नहीं आता, नेट बैंकिंग नहीं। हम उनको ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं, यूट्यूब लाइव जाके, फेसबुक लाइव पे जाके उनको ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं और उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाना सिखा रहे हैं और उनको एक्टिव कर रहे हैं। शुरू के 1 साल तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लोगों को इस योजना को बताना और विश्वास दिलाना। और कोविड के दौरान कोई सुनने को भी तैयार नहीं था। हम कहीं मीटिंग कर नहीं सकते थे, एक एक व्यक्ति को फोन पे समझाना इतना आसान नहीं होता था। और व्हाट्सएप ग्रुप साथ पे इतनी मैसेजेस की भरपार होती है कि जरूरी मैसेज छूट जाते हैं। तो 1-1.5 साल तो हमें लोगों को समझाने में लग गया। और देखा जाए तो असली उपलब्धि पिछले 1 से 1.5 साल में आई, 1 से 1.5 साल में आई है। और इस 25 करोड़ रुपए में सबसे अच्छा योगदान पिछले 6 महीने से चलने लगा है, जब लोगों ने इसको जाना समझा। आज पर मंथ हम 1.5 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं। पर मंथ 1.5 करोड़, पर मंथ 1.5 करोड़ डोनेट कर रहे हैं। और ये राशि हर बार बढ़ती जाती है। आज तक हमारी राशि घट नहीं रही, हर बार बढ़ती जाती है। हमने इसको पहले शुरू किया था 200 रुपए से, फिर इसको घटा के हम 100 पे लाए, फिर हम इसको घटा के 90 पे लाए। मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, हम दान की जाने वाली राशि को कम कर रहे हैं। लेकिन इसके रेशियो देखिए, हम इधर पैसा देने वाला पैसा तो कम कर रहे हैं, लेकिन लाभार्थी को जो पहले 7 लाख मिला, फिर 9 लाख मिला, वो 12 लाख मिला, फिर 14 लाख मिला, फिर 20 लाख मिला, 22, 25, 29, 30, 40 तक पहुंच गया। इधर हम करते हैं 200 से 100, 100 से 90, 90 से 80, 70 करते करते हम 50 पे आ गए। और उधर 7 से लेके हम 40 तक पहुंच गए। 40 तक पहुंच गए। यूनिटी का सर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वो बचपन में जो कहानी हम सुनते थे लकड़ी के गट्ठर वाली, अगर एक साथ हो जाए तो यूनिटी जैसी बढ़ी है वैसे ही। और ये दुखद है सर, किसी के परिवार से किसी का चला जाना, यह वाकई बहुत दुखद है। मुखिया का चला जाना, परिवार के सदस्य का चला जाना दुखद है, लेकिन 1,30,000 लोगों का सपोर्ट होना बहुत सुखद है सर। सही कहा आपने कि गया तो एक, लेकिन साथ खड़े होने वाले 1,30,000 लोग। और हमारा टारगेट है कि हम इसे अगले 1 साल में 10 लाख टीचरों को इसको जोड़ दें। और लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। शायद ही कोई व्यक्ति है जो सुनता है और इससे जुड़ने के लिए लालायित नहीं होता। मैं आपको बता दूं, समाज के बहुत सारे लोग भी इससे जुड़ने के लिए कहते हैं कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। आपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया, तो एक तो योजना मेरी ये है इसको करना। और मैं हमारी एक बड़ी अच्छी प्लानिंग हम लेके आ रहे हैं, जो जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं, कन्यादान योजना। अक्सर आप शादियों में जाते होंगे तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है, हम लिफाफा गिफ्ट करके आते हैं। एक लिफाफा लेते हैं, उसमें 1100-2100 जैसा हमारा श्रद्धा वो देते हैं। और कन्या के शुभकामना, लड़की की शादी में उसकी शुभकामना के साथ वो 1121 रुपए डोनेट करके आते हैं। आप जब वो लिफाफा लेने जाते हैं तो उसकी कीमत कितनी अदा करते हैं? लगभग 10 रुपए। लगभग 10 रुपए। लगभग 10। तो हमारी इस योजना के अंतर्गत है, हम ये करने जा रहे हैं कि आप उसमें जो 1100 रुपए डाल रहे हैं वो अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, उसमें पैसे डालिए ही मत। और जो 10 रुपए का आप लिफाफा खरीदने गए थे, अब वो भी मत खरीदिए, यानी खाली लिफाफा। अगर आप इसको एज्यूम करना चाहें तो हम कह रहे हैं कि आपको खाली लिफाफा दान करना है। 1100 आप अपने रख लीजिए, आपका 1100 का प्रॉफिट हो गया। सिर्फ वो खाली लिफाफे का 10 रुपए के अमाउंट, किसी लड़की की शादी जब होती है तो उसमें हम डोनेट कराने जा रहे हैं। यानी पुनः क्या करेंगे, हम एक लड़की की शादी पर मात्र एक खाली लिफाफे के पैसे से 5 लाख रुपए की मदद करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। क्या बात है। मात्र मतलब एक लिफाफा, सच में बहुत ही सोचने का तरीका ही सर बहुत स्पेशल है कि लिफाफे की कीमत, लिफाफे की कीमत, खाली लिफाफे की कीमत, खाली लिफाफे की कीमत, जो आप अमाउंट उसमें डाल रहे हो वो अपनी जेब में रखिए। एक खाली लिफाफे की जो कीमत है बस वो डोनेट कर दीजिए। और मिडिल फैमिली का जो पिता होता है उसे यही 4-5 लाख रुपए कम पड़ते हैं, जिसके लिए वो लोन लेता है, उधार मांगता है, कर्ज मांगता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी टीचर को किसी से अपनी लड़की की शादी के लिए कर्ज लेना पड़े। ये हमारा है। और एक और हम समाज के बहुत सारे लोग संपर्क में आए, जैसे आपका एनबीटी परिवार है, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन वो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि इसको हम अपने समाज में भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स ने इसको शुरू कर दिया है, हमने उनको सिखाया है। और मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने शुरू कर दिया है। हम तो कहेंगे
कि ये अभियान आप अपने एनबीटी परिवार में भी चलाइए, इसको कैसे चलाना है हम बताने के लिए तैयार है। मेरी यही इच्छा है कि ये सिर्फ टीचरों के बीच न रह के समाज के हर व्यक्ति के बीच चला जाए, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हुई थी, हम समाज में रहना इसीलिए शुरू किए थे, बस्तियों में रहना इसीलिए शुरू किए थे कि हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो आप खड़े हो जाइएगा, आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो हम खड़े हो जाएंगे। मैं इस सोच के माध्यम से पुनः सबको वहीं पे ले जाना चाहता हूं। और फिलहाल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये कि अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को जोड़कर 10 रुपए के अमाउंट में 1 करोड़ रुपए का सहयोग कराना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या बात है सर, एक परिवार को इतना बड़ा सहयोग हो जाना, जो परिवार टूट गया उससे पूरी तरीके से फिर से जोड़ के खड़े कर देना, ये मुहिम आप लोगों की और ये पूरी कहानी आप लोगों की न सिर्फ हमारे लिए सर, इस पूरे देश के लिए मुझे लगता है कहानी जिन जिन तक पहुंचेगी एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आप लोगों ने डिजिटल चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और उन सबसे ऊपर अपनी मंशा के साथ, एक नेक मंशा के साथ आप लोगों ने जिस कार्य को शुरू किया है और कर रहे हैं आप, और 25 करोड़ जैसा आपने अमाउंट बताया कि अब तक आप 25 करोड़ आप लोग सहयोग राशि दे चुके हैं परिवारों को, तो ये वाकई हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है और है, हमें भी कुछ ना कुछ सिखाती है सर, अपने कर्तव्य पथ पर दोबारा लेकर आती है कि हाँ, एक इंसान होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य उन्हें निभाना चाहिए। जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक बार फिर से सर एनबीटी परिवार की तरफ से इस कहानी को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए और लोगों की ज़िंदगी में एक नया इनपुट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं विवेकानंद संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम, अपने टीचर सेल्फ केयर टीम परिवार से आपको, आपके एनबीटी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी वजह से जब ये स्टोरी लोगों तक पहुंचेगी तो जो हमारा टारगेट है 10 लाख लोगों को जोड़ने में, उसमें निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और इस सपोर्ट के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी स्टोरी लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही बड़प्पन का जो नेचर होता है, एक इंसान जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, जो हमें मोटिवेट कर रहा है, ये चीज़ें हमें सिखाती है कि इंसान होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें हमें लगातार निभाते रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी ने आपके जीवन में कहीं न कहीं एक नई राह चुनने की भी एक प्रेरणा आपको दी होगी। कुछ ऐसी ही कहानियां कोशिश है लाइफ हटके के इस सेगमेंट के साथ आप तक पहुंचाने की। अगर आपकी कोई फीडबैक है, आपकी कोई राय है, या आप भी किसी ऐसी कहानी से कोई ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पूरी कोशिश रहेगी ये कहानियां आप तक लगातार यूं ही पहुंचाने की। फिर होगी मुलाकात लाइफ हटके में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक। हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए।